Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS Pedagogy. So our topic today is about concepts. What are concepts? What are the approaches of presenting concepts? Different types of concepts. Okay, so before we start, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let us start. Concepts. So approach of presenting concepts. Okay, what is concept? इस बात को हम लोग समझते हैं अभी. Concepts are the procedures to arrive at a particular decision. Concepts are basically pathways to convert raw minds into finished minds. Okay, तो concept क्या है? एक process है. एक कोई भी डिसीजन में पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है. अब फॉर एग्जांपल अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो आप एक टीचर हो, आप बच्चों को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपका एक्सप्लेनेशन जो टॉपिक के ऊपर है वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप जो माध्यम यूज करते हो ना, जैसे आप पिक्चर दिखा रहे हो या कोई ऑडियो ही सुना रहे हो या वीडियो ही दिखा रहे हो या कुछ ड्रॉ करके व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड में दिखा रहे हो या कुछ लिख रहे हो, तो जो भी माध्यम आप यूज कर रहे हो बच्चों को समझाने का, एक्सप्लेन करने का, उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे. ठीक है. उससे क्या होता है, बच्चों का दिमाग में वो जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ना वो सेट हो जाता है, वो उनके दिमाग में फॉर एवर एक तरीके से घर कर जाता है. बिकॉज छोटे बच्चे का दिमाग तो एक ब्लैंक पेपर के जैसे ही होता है ना, द माइंड आर वेरी ब्लैंक. तो आप उसमें जो भी रंग भरोगे, जिस तरीके से आप समझाओगे बच्चे उसी तरीके से समझेंगे. इसीलिए हमें हमारे कॉन्सेप्ट, जो भी तरीका या जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं या जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंगली सोच के, उनके एज के हिसाब से, उनके इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ कर ही हमें क्रिएट करना होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छोटे बच्चों को ABCD पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? छोटे बच्चों के लिए आप वो ABCD वाला चार्ट पेपर लेके आएंगे जिसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसा लिखा हुआ रहता है. तो आप उसको रिलेट करके दिखाओगे कि भाई ये A है और फॉर द A से ये एप्पल होता है, ऐसा करके आप बताओगे, है ना. तो ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे. तो उसी तरीके से जो भी चीज हम बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो तरीका यूज कर रहे हैं वो तरीका को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट बोलेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा होता है, समझ गए आप. लेकिन कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं. ठीक है. हमारा जो बच्चों को ज्ञान देने का तरीका होता है या उन्हें कुछ समझ में आ रहा है ये बताने का तरीका होता है, ये कई डिफरेंट तरीके के होते हैं. ठीक है. तो वही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू प्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट. कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी टॉपिक को आपको समझाना हो या बताना हो बच्चों को, तो बहुत बहुत तरीके हैं, वही हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले है हमारा सिंपल अप्रोच. नाम से ही पता है ना, एकदम सिंपल तरीके से हमें बच्चों को बताना है. ठीक है. एट द इनिशियल स्टेज approach should be simple in order to grasp things easily via joyful moments and happily. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि शुरू में जब बच्चों को आप सिखा रहे हो, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत प्यार से, हैप्पी मूड में, है ना, मस्ती वाले मूड में आपको बच्चों को बात सिखानी पड़ेगी. बहुत इजी वे में सिखाना है, नहीं कि एकदम कॉम्प्लेक्स बना दिया आपने, पता नहीं क्या, एकदम रॉकेट साइंस की तरह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने, ऐसा नहीं होगा. एकदम इजी, एकदम हैप्पीली, खेल खेल में, एकदम हंसी मजाक में बच्चों को पढ़ाना होगा. ठीक है. उनको सिखाना होगा, आप क्या समझाना चाह रहे हो वो बताना होगा आपको. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये. Children asked to water the plants. Simultaneously, they will be able to learn the name of the flowers and develop the message in their minds not to pluck the flowers. अब आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को बोल रहे हो कि प्लांट्स को या पौधों को पानी दो, जो भी आपके क्लास के बाहर हो या स्कूल के ग्राउंड में हो, गार्डन में हो, तो आप बच्चों को क्या बोलेंगे? चलो आज हम लोग प्लांट्स को पानी देते हैं. तो आप लेके जा रहे हो बच्चों को. ठीक है. तो बच्चे इसमें क्या सीखेंगे? बहुत तरीके से. पानी देना तो सीख ही रहे हैं बच्चे, कि प्लांट्स को कैसे पानी देना वो तो सीखेंगे ऑब्वियसली. पानी दे रहे हैं तो एक दूसरे को देख के सीख जाएंगे वो तो, है ना. लेकिन साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो लोग क्या सीख रहे हैं? साथ ही साथ बच्चे डिफरेंट फ्लावर्स के नेम्स भी सीख रहे हैं कि अच्छा इस फ्लावर का ये रोज है, ये सनफ्लावर, डेलिया, है ना. तो डिफरेंट फ्लावर्स का नाम उन लोगों को पता होगा. ट्यूलिप है या लिली है. तो ऐसे बच्चे डिफरेंट फ्लावर्स का नाम सीख रहे हैं.
कैसे प्लांट्स को पानी देना है, ये भी सीख रहे बच्चे। एंड साथ ही साथ उनके दिमाग में क्या आएगा, ये मैसेज क्या जाएगा, जिस पौधा को हम लोग इतने प्यार से पानी दे रहे हैं, जिस पौधा का हम लोग देख रेख कर रहे हैं, उसका फ्लावर्स को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उसका फ्लावर्स हमें नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स, मतलब हम लोग फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों को ये मैसेज ऑटोमेटिकली चल जाएगा। आपने तो उन लोगों को सिर्फ प्लांट्स में पानी दो बोल के एक टास्क के लिए या एक समझाने के लिए लेके गए थे, लेकिन साथ ही साथ बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों ने फ्लावर्स का डिफरेंट नाम सीखे और फिर ये मैसेज भी सीखा कि हमें पौधों का देख रेख करना चाहिए, फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, ये सब भी सीखा ना। तो ये तो एडेड हुआ ना, साथ ही साथ उन लोगों ने सीखा। तो सिंपल अप्रोचेस में आप कई तरीके से बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेवे मेथड। नाउ दिस प्लेवे मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बच्चों को हमेशा से खेलना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेडागोगी लैंग्वेज में लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेवे मेथड को। सो प्ले इज अ carefree, contented, jovial, delighted and interactive activities। हमें सबको पता है बहुत मस्ती आता है, बहुत मजा आता है प्ले खेलने में, राइट। सो बहुत बिंदास हम खेलते हैं बच्चों के साथ, हम लोग बिंदास खेलते हैं, बहुत जी भर कर खेलते हैं, कॉन्टेंटेड मस्ती में पूरी खुशी से खेलते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करके खेलते हैं ना। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, मिल के खेलेंगे। अकेला अकेला बच्चा तो नहीं खेलेगा ना, ग्रुप में खेलेगा, एक दूसरे के साथ खेलेगा, है ना। तो वो इंटरेक्ट भी करते हैं। It is the activity in which the child's all-round development take place। तो जब प्लेवे मेथड से आप बच्चों को कोई कंसेप्ट बता रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एक तो खुशी, बच्चे का मानसिक स्तर इतना मतलब डेवलप होता है, वो खुश रहता है, तो इमोशनली खुश है, वो फिजिकली वो गेम कर रहा है, खेल रहा है, तो फिजिकली वो फिट है ना, और कुछ सीख रहा है, तो इंटेलेक्चुअली कुछ सीख रहा है वो। तो ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट, खाली एक ही करिकुलम में फोकस नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। ठीक है, प्लेवे में। इट इज ऑल्सो दिस मेथड इट इज अ मेथड दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है, एक तो है हमारा प्लेवे मेथड, तो वो भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग चाइल्डहुड चिल्ड्रन प्ले किचन सेट, है ना। किचन सेट जो गेम होता है, जो खाना वाना बनाते बच्चे किचन सेट का, तो उसमें सारे बच्चे खेलते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। तो सारे छोटे बच्चे जो भी है उनको किचन सेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो लोग खेलते भी। तो क्या होता है इसमें, जब बच्चा किचन सेट से खेल रहा है तो क्या होता है, वो डिफरेंट यूटेंसिल्स जो होते हैं ना, बर्तन जो किचन में यूज होते हैं या कैसे काम करना होता है किचन में, खेल खेल में ही सीख जाते हैं बच्चे। डिफरेंट तरीके का यूटेंसिल का नाम क्या है, जैसे प्रेशर कुकर है, या सॉस पैन जो पैन होता है, या ग्लासेस है, प्लेट्स है, स्पून फोक, जो भी है बच्चे खेल खेल में ही नाम सीख जाते हैं, एक तो। और दूसरा, बच्चों को गैस एंड स्टोव के बारे में पता चलता है कि कैसे ऑन करना है, भाई ये तो इसमें टच नहीं करना चाहिए, गर्म होता है ना। तो बच्चे से खेल खेल में बहुत जानकारी वाले चीज भी सीख जाते हैं। तो इस तरीके का जो हम लोग बच्चों के साथ सिखा सकते हैं, ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल हुआ। इस तरीके से आप स्कूल में जो एक्टिविटीज करवा सकते हैं, उससे बच्चे कई तरह की चीज सीख सकते हैं। ओके, सो प्लेवे टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैडवेड कुक। तो कैडवेड कुक ने सबसे पहले प्लेवे टर्म को यूज किया था। जो प्लेवे ये मेथड है, इस टर्म को सबसे पहले कैडवेड कुक ने यूज किया था, एंड देन लेटर ऑन, बाद में उनके डिसाइपल, उनके शिष्य ने, जो कि जिनका नाम है हेनरी फोरबेल, उनके बाद यूज किया था। तो हमारे हमारा जो नॉलेज है कि प्लेवे टर्म जो था वो किसने फर्स्ट यूज किया था, हम बोलते हैं हमेशा हेनरी फोरबेल, बट एक्चुअली कौन है, कैडवेड कुक है। आपके ऑप्शंस में अगर कैडवेड कुक भी है एंड हेनरी फोरबेल भी, आपके सीटेड एग्जाम में अगर ये दोनों ही नाम है, तो आप इसको कैडवेड कुक को टिक मार्क करेंगे, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज द टर्म। बाद में हेनरी फोरबेल ने किया था। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ हेनरी फोरबेल है तो उनका नाम टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ना। दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, प्रोजेक्ट अप्रोच। सो प्रोजेक्ट अप्रोच इज अ सेल्फ सेंटर्ड मेथड and involve detailed knowledge of a particular, as a child perform all activities and tasks with little assistance from the teacher।
सो प्रोजेक्ट मतलब क्या है? प्रोजेक्ट मतलब बच्चों को कोई भी काम हम लोग देते हैं करने के लिए, प्रोजेक्ट वाइज अपने हाथों से वो करते हैं। तो उस मेथड में क्या होता है, बच्चा खुद इन्वॉल्व रहता है, बच्चा ही करता है जो भी करता है। टीचर का सिर्फ क्या रोल होता है इसमें? टीचर का सिर्फ एक असिस्टेंट का रोल होता है या एक गाइड का रोल होता है कि कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है वहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे या बता देंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, बस इतना ही रोल रहता है प्रोजेक्ट मेथड में टीचर्स का। ठीक है, लेकिन सारा फोकस किसके ऊपर रहता है? सारा फोकस बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग बच्चों को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग बच्चे कॉन्सेप्ट को बच्चे के सामने पेश कर सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड में। सो दैट प्रोजेक्ट करेंगे बच्चे, अपने हाथों से कुछ बनाएंगे, वो लाइफ लॉन्ग उनको याद रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, देखिए, टू प्रिपेयर अ डिक्शनरी। इफ यू आस्क किसी भी बच्चों को, क्लास में आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को बोलेंगे भाई एक डिक्शनरी बनाओ। डिक्शनरी में क्या लिखोगे आप, क्या बनाओगे? एनिमल्स के सारे नेम लिखो, बर्ड्स के नेम लिखो। ठीक है, आप इतना बोल के आपने छोड़ दिया, बोलेंगे डिक्शनरी बनाओ। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे का इसमें दो तरीके से मदद मिलेगी, दो तरीके से चीजें सीखेगा। वो क्या सीखेगा? वो एक तो वो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चा क्या सीखेगा, वो ऑब्वियसली नाम लिखवा रहे हो आप एनिमल्स के, बर्ड्स के, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स वो लिख लेगा। एनिमल्स ऐसे होते हैं, बर्ड्स ऐसे होते हैं, उनको पता चलेगा कि डिफरेंशिएट कर पाएंगे बच्चे, छोटे बच्चे एनिमल्स और बर्ड्स में, है ना, कौन से एनिमल कैटेगरी में जाएगा, कौन सा बर्ड कैटेगरी में जाएगा, बच्चे वो भी समझ जाएंगे, है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वो अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स। आपको पता है ना, डिक्शनरी में अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली सारे वर्ड्स अरेंज रहते हैं। जैसे फर्स्ट ए से आएगा एंड द सेकंड लेटर ए बी होगा, तो ए बी वाला वर्ड्स आते हैं। तो डिक्शनरी के वे में अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि एनिमल नेम और बर्ड्स नेम को आप डिक्शनरी में बनाओ, तो बच्चा क्या सीखेगा? डिक्शनरी कैसे मेंटेन होता है, अरेंज कैसे करना है अल्फाबेट, ये भी सीखेगा। नेम्स तो सीख ही रहा है, एनिमल्स और बर्ड्स के जो डिफरेंसेस होते हैं, कैसे वो डिफरेंट करेंगे, एनिमल्स का नाम कौन से कैटेगरी में रखना है, कौन से वाले जानवर को बर्ड्स में रखना है, ये बच्चा सीख जाएगा, वो तो सीख ही रहा है। साथ ही साथ क्या सीखेगा? डिक्शनरी यूज करना भी सीखेगा, क्योंकि बच्चा क्या सीख जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट को अरेंज करके कैसे लिखना है वो भी सीख जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ऐसे कई 2-3 तरीके से आप ना एक प्रोजेक्ट या एक कॉन्सेप्ट सिखाते समय 2-3 तरीके से बच्चों को बहुत चीजें सिखा सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर 2-3 तरीका सीख गया। जैसे यहाँ पे बच्चा नाम तो सीखा ही है, और डिक्शनरी कैसे यूज करना है, अल्फाबेट्स को कैसे अरेंज करना, वो भी सीख गया, है ना। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी अप्रोच। ठीक है, दिस इज 4th नंबर। दिस इज द अप्रोच बेसिकली टू फाइंड आउट that is unknown to the child or beyond the imagination। ये डिस्कवरी अप्रोच क्या है? मतलब बच्चे इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस तरीके से कोई भी चीज आप उनको बता रहे हो तो उनके इमेजिनेशन से एकदम अलग, एकदम वो लोग के सोच के बाहर की चीज आप उनको बता रहे हो, तो वो डिस्कवर करेंगे उस चीज को, है ना। Like this stage is particularly to let the child know something out of the box in order to develop divergent thinking rigorously। मतलब बच्चा एकदम सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को डिस्कवरी करवा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है कि हम बच्चों को एकदम अचंबा करके सिखा देंगे कुछ, तो वो बच्चा बहुत क्लियरली सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया ये देखिएगा, चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू स्प्राउट सीड्स। आप बच्चों को घर पे मतलब बच्चों को क्लास में क्या बोलोगे कि कल आप या परसों आप आओ तो आप स्प्राउट्स करके सीड्स को, कोई भी सीड्स को आप स्प्राउट्स करके लेके आइए। ठीक है, आप बता देंगे तरीका कैसे स्प्राउट्स करना है, कि भाई रात को भिगो देना, नेक्स्ट डे उसको कोई चीज में गांठ बांध के रख देना, एंड देन यू सी समथिंग ग्रोइंग, है ना, टेल जैसा कुछ, पूंछ जैसा कुछ निकल रहा होगा सीड से, तो वो लेके आ जाइए आप। आपने ये बोला, बच्चों ने किया, लेकिन बच्चों के दिमाग में भी ये स्ट्राइक हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ। जब हम लोगों ने भिगोया था पानी के अंदर तब तो सीड था, अब ये क्या निकल गया। तो वहां पे बच्चे क्या सीखेगा? जर्मिनेशन के बारे में सीखेगा। ठीक है, एकदम यंग प्लांट है, बल्कि आप उनको समझा पाओगे। बुक में है आपके पास ये सारा पिक्चर्स है, लेकिन बच्चा प्रैक्टिकली उसको करेगा और उसको खुद डिस्कवर करेगा, तभी तो समझेगा बच्चा, अच्छा इस तरीके से होता है।
है ना। तो यू कैन मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि इसी को एकदम यंग प्लांट बोला जाता है, और तो प्रोसेस जो हुआ था उसको क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन प्रोसेस बोलेंगे। जो पार्ट निकल रहा है, जो पूंछ निकल रहा है, वो एक शूट सिस्टम होगा और दूसरा रूट सिस्टम होगा। ये आप आराम से सिखा दोगे बच्चों को। तो बच्चों के लिए एक अचंबा वाला चीज हुआ ना कि रात को तो वो एक साबुत सीड भिगोया था पानी के अंदर, एंड 2 दिन के बाद उसके अंदर पूंछ निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये डिस्कवर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, बिकॉज दे माइंड से सो ब्लैंक, उनको कुछ पता ही नहीं होता ना। तो नई चीज बहुत जल्दी ग्रास्प करेंगे, बहुत जल्दी बच्चे लोग लेते हैं नई चीजों को। तो आपको ये सब चीज करवा के आप बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो भी आपका टॉपिक होगा, इन कॉन्सेप्ट से आप उन्हें क्लियर कर दोगे, राइट। नाउ अनदर इज ऑब्जर्वेशन अप्रोच, ठीक है। ऑब्जर्वेशन अप्रोच में क्या होगा, इन दिस अप्रोच द चाइल्ड इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। टीचर उसको गाइडेंस दे रहा है, वो देख रहे हैं एंड देख रहे हैं कि बच्चा का क्या डेवलपमेंट्स है। द चाइल्ड इज बीइंग असाइन्ड टॉपिक्स एंड थिंग्स टू क्रिएट समथिंग क्रिएटिव। This approach is useful to develop innate talent among children, as some children are shy and not ready to project their hidden talents and qualities, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में आप बच्चों को कोई टॉपिक दे रहे हो और बोलोगे बच्चों को कि आप कुछ इसमें बना के लेके आइए। अब कई सारे क्लासरूम में, तो आपके क्लास में बच्चे बहुत सारे होंगे, तो हर बच्चा एक ही तरीके का तो नहीं होगा ना, सारे बच्चे डिफरेंट क्वालिटीज के होंगे, राइट। सो आप, कोई शाई होगा, कोई बहुत स्मार्ट होगा, कोई मतलब एकदम चुप चुप टाइप का बच्चा रहेगा, कोई थोड़ा थोड़ा बोलता होगा, कोई बहुत ज्यादा जॉली टाइप का होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, है ना। तो हर तरीके का बच्चा होगा। तो आप क्या करोगे, आप उनको ऑब्जर्व करोगे ना कि कौन सा बच्चा कैसा है, क्या काम कर रहा है। तो आप प्रोजेक्ट वर्क या ऑब्जर्वेशन के अंदर उनको कोई काम दोगे, असाइन करोगे उनको टॉपिक्स कि भाई आपको कोई चीज एकदम क्रिएटिव बना के लाना है इस टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवाली का सेलिब्रेशन, से अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में आप कैसे सेलिब्रेट करोगे या कैसे अपने घर को डेकोरेट करोगे, 1-2 पीस डेकोरेटिव बना के लेके आइए। या दशहरे में आप क्या करोगे, दशहरा कैसे सेलिब्रेट करोगे, आपने लिखने दे दिया कोई ऐसे टाइप का कुछ कि आप दशहरा कैसे सेलिब्रेट करते हो, या क्रिसमस में आप क्या क्या करते हो, कैसे सबसे इजी तो यही होगा कि क्रिसमस ट्री कैसा होता है और कैसे आप डेकोरेट करोगे, तो वो बना के लेके आइए। तो आप ऐसे बोलोगे, या ड्रॉ करके लाइए, या पेंट करके लाइए, है ना। तो आप ऐसे बोलोगे तो क्या होगा कि हर एक बच्चा जो शाई है वो भी करके लाएगा वो काम, और जो बहुत एक्टिव हो वो तो ऑब्वियसली करके लेके आएगा। तो आपको क्या होगा, आप हर बच्चे को ऑब्जर्व कर पाओगे प्रॉपरली कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, आप वो प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। तो ऐसे भी ये कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स में क्या क्या यूज होते हैं, जैसे क्रिसमस का क्या महत्व है, या दिवाली का क्या महत्व है, दशहरा का क्या महत्व है, ऐसे आप समझा सकोगे बच्चों को आराम से। तो एक कॉन्सेप्ट से आप कई तरह की चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट जब भी आप यूज करो ना, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे बच्चों को लेके सिखाना है, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में भी कि मैं बच्चों को ये समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कैलीग्राफी अप्रोच। कैलीग्राफी मतलब लिखने का जो होता है ना, वो सुंदर सा हैंडराइटिंग होता है, उसको कैलीग्राफी बोलेंगे, ठीक है। इन दिस अप्रोच राइटिंग ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग कंसीडर्ड द मेन सेंटर ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अब हर बच्चे का, जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे हैं, सब बच्चों का हैंडराइटिंग एक जैसा तो नहीं होता ना, किसी का बहुत सुंदर होगा तो कोई बच्चों का ठीक ठाक होगा, कोई तो बहुत पुअर की समझ में ही नहीं आता हैंडराइटिंग। तो इम्प्रूव करवाने के लिए, बच्चों का हैंडराइटिंग इम्प्रूव कराने के लिए क्या करोगे, कैलीग्राफी अप्रोच करोगे कि भाई हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन रखवा दिया क्लास में, है ना, हिंदी का हैंडराइटिंग या इंग्लिश का हैंडराइटिंग, या फिर होमवर्क दे दिया आपने कि हैंडराइटिंग लिख के लाइए। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, बच्चों का हैंडराइटिंग नीटली लिखना है ऐसे बता देंगे आप, अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका लिखाई, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। आपका हैंडराइटिंग सुंदर होता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। ये सब चीज बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। कैलीग्राफी में ऐसे बच्चों का हैंडराइटिंग के ऊपर काम जो करवाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलीग्राफी अप्रोच बोलेंगे। उसमें सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम में ही, बल्कि हिंदी मीडियम में भी, हिंदी में भी आप लिखवा सकते हो। जैसे यही हैंडराइटिंग है, जैसे ये वाला है ना, तो कितनी सुंदर दिख रही है ना ये वाली हैंडराइटिंग, है ना। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों से हैंडराइटिंग भी लिखवा सकते हो। ओके, नाउ रेसिटेशन अप्रोच। रेसिटेशन मतलब बोल के,
जो होता है ना. In this approach, speaking skills is being considered in order to improve their spoken skills, to develop soft skills communication. This approach helps in overcoming fear of speaking in front of the audience and improving stammering. तो ये क्या है, रेसिटेशन अप्रोच क्या है, हम लोग बच्चों का स्पीकिंग स्किल, जो बोलने का क्षमता है ना, उसको हम लोग डेवलप करेंगे. ठीक है, क्योंकि हर बच्चा शाई नेचर का होगा, कोई ऑडियंस को फेस नहीं कर सकता, डर लगता उन्हें, है ना, स्टेज फियर होता है किसी बच्चे को. तो इस तरीके से आप स्पीकिंग कंपटीशन में उनको पार्ट करवाइए, या क्लासरूम में सबके सामने में बोलने लगाइए, जो भी रीडिंग करने लगाइए, आपका जो भी मैटर है या कंटेंट है बुक में, कॉन्टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, उसको आप रीड करने के लिए लगाएंगे. इस तरीके से मतलब रेसिटेशन आप करवाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, स्पीकिंग स्किल जो होगा वो ज़्यादा सुधर के आएगा, इम्प्रूव होगा, और उनका डर भी निकलेगा. ऑडियंस के सामने या अपने क्लासरूम के सामने, सबके सामने रीड करना है या बोलना है, या फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो तो बच्चों का स्टेज फियर निकलता है. और साथ ही साथ क्या इंप्रूव होता है, स्टैमरिंग प्रॉब्लम इंप्रूव होता है, क्योंकि डर डर के अटक के बच्चे बोलते हैं ना, तो वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, एक्सटेम्प्रो. तो ये सब चीज़ें आप ना रेसिटेशन अप्रोच के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. जैसे एजुकेशन हो गया ना, पोएम कॉम्पिटिशन हो गया, रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, पोएम रिसाइटिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो दैट उनका एक तो क्वालिटी निकल के आएगा ना, ये अच्छा ये बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, आपको पता चलेगा. साथ ही साथ बच्चे का फियर निकलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बच्चों में. डिबेट कॉम्पिटिशन है, एक्सटेम्पो है, तो ये सब चीज़ों में आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो ये बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों का सहायक होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर अप्रोच. ये तो हर टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि आप टीचर हो, आप क्वेश्चन पूछोगे, बच्चे आंसर करेंगे, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना ही पड़ेगा, चाहे हम कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करें दूसरा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना ही करना पड़ेगा, है ना. In this approach, reasoning and comprehensive skill is improved and convergent and divergent thinking is enhanced in order to develop answering skills among children. तो इसमें क्या होता है, हम लोग ये बच्चों को क्वेश्चंस देते हैं तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे वो रट्टा मार के बुक में जो लिखा है वही सामने हमें ना बोले, बल्कि बच्चा जो समझा है वो अपने समझ के हिसाब से अपने लैंग्वेज में अगर वो बात हमें समझाता है तो हमें वो बढ़िया लगता है, राइट. तो उसी तरीके से रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बढ़ेगा बच्चे का, मतलब वो अपने हिसाब से अपने सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, जो उसने समझा है उसको अपने वर्ड्स में वो हमें बता रहा है. तो इस तरीके से रीजनिंग मतलब वो जो समझा वो भी समझ में आएगा हमें, कॉम्प्रिहेंसिव उसका स्किल कैसा है, लैंग्वेज स्किल कैसा है वो भी हमें पता चलेगा, और कहीं गलती करता है तो हम लोग सुधारने के लिए, हम लोग करेक्ट करने के लिए तो है ना. तो इसलिए क्वेश्चन आंसर भी एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ एजुकेशन a child needs to answer multi-choice questions, fill in the blanks, one word answers and long answers, है ना. तो जैसे बच्चे हम लोग अब एजुकेशन जब तक हम लोग छोटे बच्चे से लेके बड़े PhD लेवल तक जब तक हम लोग करते रहते तब तक हम लोग एजुकेशन लेवल में क्या होता है, हमें क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड हो, ट्रू फॉल्स हो, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, कुछ भी हो हमें आंसर करना ही पड़ेगा. तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या देखा जाता है, बच्चे का रीजनिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल क्या है, लैंग्वेज कितना प्रॉपर्ली यूज कर रहा है ना, बच्चा कॉन्सेप्ट समझा है नहीं समझा है, यही तो देखेंगे हम लोग, है ना. So question answer approach is also one of the basic concepts of teaching learning process. Okay, Olympiad is being organized at school to enhance answers. आजकल तो Olympiads कितने ज़्यादा इन है कि सारे स्कूल में Olympiad होते हैं, तो हम बच्चों को Olympiad के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी ही क्लास में, राइट. सो स्टोरी टेलिंग अप्रोच, नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग अप्रोच. ये तो पता ही चल रहा है आपको नाम से कि स्टोरी के माध्यम से हम कुछ बता रहे हैं बच्चों को, है ना. तो इन दिस अप्रोच कॉन्सेप्ट्स आर द सेंटर ऑफ लर्निंग. द स्टोरी इज यूज्ड टू डेवलप critical thinking skills among children in order to improve their imagination skills. Sometimes facts are also given to complete them. It totally depends on the imagination and thinking power of the child. है ना. तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्टोरी का माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं,
कई बार कोई मोरल हमें मोरल नॉलेज देना होता है बच्चों को, जो तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं और हम लोग फिर लास्ट लास्ट में बच्चों को पूछते हैं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। ऐसे ही पूछते हैं ना हम लोग कि कोई भी कहानी बोलेंगे बच्चों को या कोई बुक में भी कोई स्टोरी होगा तो हम लोग लास्ट में बच्चों को यही पूछेंगे, आपको इस स्टोरी में से आपको क्या समझ में आया, क्या सीख मिली आपको, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना। तो उस समय बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो समझा है स्टोरी से वो अपने वर्ड्स में अपने स्किल्स को, अपने इमेजिनेशन स्किल्स को यूज करके वो बच्चा हमें बताएगा कि भाई इसमें ये चीज अच्छा समझा मैंने, इसमें ये चीज बुरा था, ऐसे तरीके से ये चीज हुआ तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चे अपने हिसाब से वहां पे बोलेंगे, है ना। एंड समटाइम्स हम लोग स्टोरी बोलेंगे और कुछ फैक्ट्स दे देंगे बच्चों को, फिर बोलेंगे कि आप इन फैक्ट्स को ये स्टोरी के अंदर इंक्लूड करो और अपना एक नया सा सुंदर सा स्टोरी बनाओ। तो क्या होता है उसमें बच्चे का फिर इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिव सारे चीजें मिक्स हो जाते हैं। बच्चे सब चीज सोच के अच्छा सा सुंदर सा कहानी बना के हमें देते हैं, राइट। सो इस तरीके से भी हम बच्चों का क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं कि आगे जाके उनका थिंकिंग पावर बढ़े, इमेजिनेशन पावर बढ़े, क्रिएटिव हो वो लोग, है ना, उनका कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज अच्छा हो उनका। तो स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों को समझाने के लिए। नेक्स्ट इज दिस इज द लास्ट वन, को करिकुलर अप्रोचेज। मतलब आप डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। सिर्फ करिकुलम बुक्स के अंदर बुक को ही पढ़ा के रट्टा मारा के कुछ पढ़ाई नहीं होने वाला। को करिकुलर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमें यूज करने होते हैं, राइट। सो लास्ट वन इज को करिकुलर एक्टिविटी। इन दिस अप्रोच all the activities are combined to bring all around development in the child so that child develops the feeling towards one another via sharing food, via organizing trips, picnics, developing respects for parents and grandparents, है ना। तो क्या होता है को करिकुलर एक्टिविटीज में हर चीज आप इंक्लूड कर रहे हो तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चा ओवरऑल तरीके से एकदम पूरी तरीके से बच्चा डेवलप्ड होता है। बच्चे का डेवलपमेंट, उनके फीलिंग्स में भी डेवलपमेंट होते हैं। एक दूसरे के साथ बच्चे आपस में एक दूसरे से भी केयरिंग फील करेंगे, है ना, एक दूसरे को केयर करना सीखेंगे। वो लोग शेयर करना सीखेंगे कि भाई कुछ भी फूड है उनके पास या टिफिन है उनका, वो शेयर करेंगे, शेयर करके खाएंगे, है ना। एंड देन कहीं भी अब बच्चे बाहर जा रहे हैं, जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ना ट्रिप्स, एक्सकर्शन हुआ या पिकनिक हुआ है, तो उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मस्ती करेंगे एंड रिस्पेक्ट भी सीखेंगे बच्चे एक दूसरे से। बिकॉज अगर आप अपने दोस्त को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपके दोस्त आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो आप कहाँ से सीखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिस्पेक्ट करना कहाँ से सीखोगे, अपने अपने पीयर ग्रुप्स में रिस्पेक्ट करोगे एंड देन यू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। फिर ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है ना। तो फर्स्ट हाउस इज अ स्कूल वेयर वी लर्न ऑल दिस थिंग्स, रिस्पेक्ट वगैरह सारा हम लोग घर से सीख के आते हैं। फिर बच्चे आपस में एक दूसरे से ऑल दिस थिंग्स ये सब सीखते हैं। तो अब हमें बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है बोल के कैसे सिखाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं बोल के कैसे बताएंगे। तो बाय ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन, है ना। तो आप स्कूल में या क्लास में अपने बच्चों से बोलो कि भाई हम लोग दिस ऐसे डे में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनका ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आइएगा, उनका फेवरेट जो भी है बोलिएगा, थोड़ा दो चार लाइन से आप अपने पेरेंट्स के बारे, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या होगा ना, यू आर क्रिएटिंग, बच्चों के अंदर वो फीलिंग आप डाल रहे हो कि हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, हमें ग्रैंड पेरेंट्स केयर करनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज बच्चों में डेवलप होता है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आप EVS में अगर हम लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में कुछ बताना है बच्चों को, तो वही हिस्टोरिकल प्लेसेस में बच्चों को ले जाके हम दिखा के, उनको सामने से दिखा के ये प्रैक्टिकली फिजिकली उनको बता सकते हैं कि ये चीज ऐसा है, ऐसा हुआ था यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अबाउट इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक इंडिया गेट हुआ, रेड फोर्ट, ताजमहल, मतलब कहीं भी आप जिस जगह रहते हो उस जगह के कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, आप वहाँ पे ले जाके बच्चों को ये सब चीज बता सकते हो कि भाई यहाँ का ये चीज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जगह यहाँ पे ऐसा हुआ था। बच्चे चीज को देख के बहुत जल्दी रिकलेक्ट करें, बहुत ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं चीजें when it happens to them practically, है ना। in this article, so now in this article ये जो आज हमने पढ़ा या किया, ये जो भी आज कॉन्सेप्ट का हम लोग आर्टिकल था, उसमें भी अब डिस्कस हमने क्या डिस्कस किया, अप्रोचेस टू डेवलप स्किल्स अमंग चिल्ड्रन, है ना। कैसे हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज करके बच्चों का स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे,
है ना। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने यूज किया सो दैट बच्चे एक्सीलेंट हो हर फील्ड में। कोई भी फील्ड में बच्चा जाए, उनका बेस अच्छा होने से बच्चा किसी भी फील्ड में जाएगा वो एक्सीलेंट ही होगा। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स बच्चों को सोचने का हम लोगों को मौका देना चाहिए बीइंग अ टीचर। सो आप लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ बुक से आप पढ़ाई ना करो। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ये जो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने आज 10 तरीके का कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने आज पढ़ा है, तो उन सबको आप यूटिलाइज करो, इम्प्लीमेंट करो, राइट। देन आपका टीचिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओके, so this much for today. Hope you like the video. Do like my video and don't forget to share and subscribe Diet to Learn. Thank you.